बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। काफ़ी लेंदी चैप्टर है और काफ़ी टॉपिक्स हमने इसके डिस्कस कर लिए जी। अब बस इसका बिल्कुल आखिरी टॉपिक है, वो हमें डिस्कस करना है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है जी। तो अब तक इस चैप्टर में हमने जो जो टॉपिक देखे, थोड़ा सा मैं उनको रिपीट करूँ, यानी कि सिर्फ टॉपिक का नाम लूँ। तो हमने सबसे पहले मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा जी कि मैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मैग्नेट्स को स्टडी करते हैं। मैग्नेट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं। और फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की। मैग्नेटिक फील्ड को हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह की होती है जी, कर्व की शक्ल में होती है और नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही होती है। और मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ही जो है वो मैग्नेटिक फोर्स महसूस करते हैं। यानी अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को लाएं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। हाँ, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लाएं तो फिर उस पर फोर्स लगती है। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ होती है जी? गड़बड़ होती है जब ऑस्टेड और एम्पेयर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ऑस्टेड ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में, जिसको फिर बाद में फर्दर कैरी किया था एम्पेयर ने, उन्होंने ये देखा कि अगर एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होता है तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सिर्फ मैग्नेट्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बल्कि एक कंडक्टर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तब पहले, उससे पहले पहले तक हम ये समझते थे कि जी सिर्फ मैग्नेट्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो चार्जेस होते हैं उनके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि अगर कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं, जिसको हम करंट कहते हैं, अगर कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो फिर उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही होता है। जो मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड होती है बिल्कुल वैसे ही होता है। तो इसके बाद हमने फिर ये जज किया कि हमारे पास अगर एक चार्ज रुका हुआ होता है, एक सिंगल चार्ज आपके पास है, रुका हुआ है, तो उसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वही सिंगल चार्ज मूव कर रहा होगा तो अब उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन साथ साथ उसकी मोशन की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और अगर कंडक्टर में से चार्जेस क्रिएट घूम रहे होते हैं, करंट गुजर रहा होता है, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्जेस की वो कैंसिल हो जाती है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है मोशन की वजह से। लिहाजा मोशन ऑफ चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने जजमेंट निकाली कि चार्जेस का मोशन उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर अकेला चार्ज है तो भी उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और अगर कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है तो भी उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और यही वजह मैग्नेट्स के अंदर भी होती है। मैग्नेट्स के अंदर भी एक तरह का करंट फ्लो हो रहा होता है, एक तरह का जो है मैग्नेट्स के अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेट्स के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई होती है। तो ये नतीजा निकला जी इस एक्सपेरिमेंट का कि जो चार्जेस होते हैं उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर रुके हुए तो होगी, अगर वो अकेले घूम रहे हैं तो भी होगी, और अगर वो कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं तो फिर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हुई होती है। लेकिन अगर एक चार्ज रुका हुआ है तो उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। लेकिन अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो फिर उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड उसके पास आ जाती है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया, भले वो आप मैग्नेट्स के अराउंड की बात कर लो, भले वो आप चार्जेस के, वो कंडक्टर के अराउंड की। कि हमने देखा कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज रुका हुआ है तो फिर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है जी। वजह क्या है? जो रुका हुआ चार्ज है उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके साथ तो वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा, तो अब इस मूविंग चार्ज की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, सोर्स मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है। फॉर्मूले ड्राइव किया हमने। अगर एक सिंगल चार्ज मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया QVB sin थीटा। अगर एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो हमने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया जी BIL sin थीटा। अगर एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है उसमें से करंट गुजर रहा है तो फिर हमने देखा कि फोर्स नहीं बल्कि टॉर्क, कपल लगता है। दो तरफ से फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम कपल कहते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो क्वाइल है वो ट्विस्ट करता है। तो जो टॉर्क पैदा होती है उसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया BIAN cos अल्फा। तीन फॉर्मूले हमने ड्राइव किए फोर्सेस का। ठीक। डायरेक्शन के हवाले से मैंने आपको लेफ्ट हैंड रूल एक्सप्लेन किया जी कि लेफ्ट हैंड रूल आप इस्तेमाल करते हैं जी, आपका अंगूठा, आपकी फर्स्ट फिंगर और आपकी सेकंड फिंगर, इन तीनों को आपने जो है वो खोल लेना है जी। तीनों अलग अलग डायमेंशन में होती हैं। एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन शो करेगा, एक आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेगा, एक आपकी फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। तो अगर एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो जो फोर्स होगी
वो या तो बाहर निकलती भी होगी या अंदर जाती भी होगी, लेफ्ट हैंड रूल, ये भी एक्सप्लेन किया जा चुका है आपको। फिर उसके बाद हमने इस चार्ज पार्टिकल का जो कि मूव कर रहा था एक मैग्नेटिक फील्ड में, इसका पाथ देखा। तो हमने देखा जी कि इस चार्ज पार्टिकल, ये एक चार्ज पार्टिकल अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उसका जो पाथ बन जाएगा वो सर्कुलर होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक, जो फोर्स है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी, और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करने लग जाएगी, और आपका चार्ज पार्टिकल थर्ड डायमेंशन में, फोर्स की डायमेंशन में गोल घूमने लगेगा। रेडियस का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई 2v। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन का, उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया जिसके जरिए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो डिस्कवर किया था, 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 ये वैल्यू थी। ये कैसे कैलकुलेट की थी, पूरा उसका एक्सपेरिमेंट और उसकी डेरिवेशन हमने देखी। फिर उसके बाद हमने बॉयड एंड सेवर्ट लॉ पढ़ा जी कि एक कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो गोल सर्किल की शक्ल में होती है, जिसको हम राइट हैंड से भी निकालते हैं, राइट हैंड रूल से हम उसकी डायरेक्शन पता करते हैं जी। यानी कि ये अगर हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है जी, तो ऐसे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है बी, इसकी डायरेक्शन अगर आपको चाहिए हो तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन चाहिए ना, तो वहां से आप टेंजेंट बना लें। जैसे अगर आपको इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो ये है डायरेक्शन, इस पॉइंट पर चाहिए तो ये है डायरेक्शन, जिस पॉइंट पर भी आपको चाहिए वहां से टेंजेंट बना लें। ये इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सर्किल्स में तो नहीं होती है ना डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की इंटेंसिटी है, इसकी डायरेक्शन आपने ऐसे निकालनी होगी, और इसका फॉर्मूला हमने बॉयड एंड सेवर्ट लॉ से निकाला, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, कौन से लॉ से, बॉयड एंड सेवर्ट लॉ। तो ये जो हमारे पास कंडक्टर के अराउंड जो गोल शक्ल में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उसकी डायरेक्शन टेंजेंट्स की सूरत में होती है, और उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। फिर हमने डिस्कस किया एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के मुताबिक अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज लूप लें, सपोज करें कि आपके पास एक ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और आप इसमें एक क्लोज लूप ले लें जी, कोई सा भी क्लोज लूप लें, और इस क्लोज लूप के आप सेक्शंस बना लें, सेक्शंस बना लें, एलिमेंट्स बना लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें। हर टुकड़े का आपने जो है वो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी जो लेंथ है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। हर टुकड़े का आपने बी और डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट निकाल के सारे डॉट प्रोडक्ट को अगर आप सम करेंगे ना इस क्लोज लूप के, तो ये हमेशा म्यू नॉट आई के बराबर होगा। म्यू नॉट तो जो है वो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, कॉन्स्टेंट है, यानी एक ही चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो है करंट। ये है जी एम्पेयर सर्किट का। कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप लेते हैं और उसके सेगमेंट्स बनाएं, और हर सेगमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालें बी का और लेंथ का, और फिर सारे डॉट प्रोडक्ट को आप ऐड करें, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस लॉ का इस्तेमाल करते हुए हमने सोलिनॉइड और टोरॉइड देखा क्या होता है, और उनके मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले बनाए, दोनों के, सोलिनॉइड के भी और टोरॉइड के भी। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में हम एक एरिया कंसीडर कर लें और उस एरिया में से देखें कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन पास हो रही है, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई से। इसको आप डिनोट करते हो, फॉर्मूला होता है इसका बी डॉट डेल्टा ए। स्केलर प्रोडक्ट होता है ये, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ये भी एक स्केलर प्रोडक्ट है। इसका यूनिट जो होता है वो होता है वेबर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अपोजिट होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम एक कंडक्टर में से करंट गुजार के मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है जी, क्या अगर आप एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज करते हैं, जब तक आप फ्लक्स चेंज करते रहेंगे उस कंडक्टर में करंट क्रिएट हो जाएगा, और उस करंट की वजह से ईएमएफ क्रिएट हो जाएगी। तो इस ईएमएफ और इस करंट को हम इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट कहते हैं। ये फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी काफी डिटेल में बताया मैंने आपको कि हेनरी ने और फराडे ने इसको डिस्कवर किया था। फिर फराडे ने दो लॉ बनाए। पहले लॉ के मुताबिक, पहला लॉ पूरा इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि अगर आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उस मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लक्स को चेंज करें, तो फिर उस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और अगर वो कंडक्टर किसी एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा हुआ है तो उस ईएमएफ की वजह से उसमें एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया पहले लॉ ने। जबकि दूसरा लॉ बताता है कि ये जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चीजों से, एक नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में कितनी टर्न्स मौजूद हैं, और फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। उससे हमने ईएमएफ का एक फॉर्मूला बनाया जी, माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन टी।
माइनस आता है लेंस लॉ से। लेंस लॉ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो आपका इंड्यूस करंट होता है इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी कि ये जिस वजह से क्रिएट हो रहा है उसको अपोज कर रहा है। अगर एक मैग्नेट के राइट साइड पे इस तरफ आने से ये क्रिएट हो रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी कि वो मैग्नेट को वापस धकेले। इसको आप कहते हैं लेंस लॉ, और लेंस लॉ की वजह से आपके पास माइनस आ रहा है। फिर हमने बात करी कि अगर हमें कंडक्टर का, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास मैग्नेट है और ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास कॉइल है। अब हमने तो देखा है कि जी फ्लक्स चेंज करना है, जी हमें फ्लक्स को वेरिएट करना है, चेंज करना है, तो हमारे पास इस वायर में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आएगा। तो अब फ्लक्स चेंज कैसे कर सकते हैं जी? तीन तरीके, ये भी मैंने आपको बताया। या तो आप मैग्नेट को मूव करें, या आप कॉइल को मूव करें, या आपके पास अगर इस कॉइल में करंट है उसको चेंज करें। तीनों तरीकों पर हमने बात करी थी। ये हमारे पास हमने उसके बाद फिर म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन की बात करी कि अगर हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होता है जिसमें से करंट गुजरता है और बिल्कुल उससे क्लोज हमने एक और कॉइल रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। अगर हम प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज करेंगे तो फिर सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें जो ईएमएफ पैदा होता है उसका हमने फॉर्मूला बनाया था माइनस एम डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमने फॉर्मूला बनाया था। इसमें एम जो है वो कांस्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। आईपी क्या है जी? प्राइमरी करंट कितना चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइम। एम का यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है। फिर हमने सेल्फ इंडक्शन की बात करी कि अगर हम एक कॉइल लेके उसमें करंट को तब्दील करते हैं तो उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। फॉर्मूला यही होता है, बस एम की जगह एल आ जाता है और एल का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस। फिर हमने, ये तो हमारे करंट वाला मामला था। फिर हमने कॉइल चेंज करके कॉइल को मूव करके ईएमएफ पैदा किया, वो उसको हम कहते हैं इमोशनल ईएमएफ। ठीक है जी। अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल, एक कंडक्टर लें और उस कंडक्टर को मूव करें, मोशन में लाएं उस कंडक्टर को, तो फिर अब उस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी और उस ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। उसका फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था जी, वीबीएल साइन थीटा। फिर हमने जो है वो कुछ डिवाइसेस पढ़ी जी, जनरेटर्स पढ़े, मोटर्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जनरेटर हमने पढ़ा। जनरेटर कहते हैं जी ऐसी डिवाइस को जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है हम मोशन पैदा करेंगे, मोशन वाली एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, तो हम और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। यानी कि हमारे पास जो जनरेटर है उसमें एक शाफ्ट होती है जिसको हम रोटेट करते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की हमने, और फिर वो जनरेटर इस रोटेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। इसको हम कहते हैं जनरेटर। दो तरह के जनरेटर होते हैं, एक कहलाता है एसी, एक कहलाता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो होता है वो ऐसा जनरेटर होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करेगा, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो करंट इंड्यूस होगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा जिसकी डायरेक्शन तब्दील होती रहती है। जबकि डीसी जनरेटर क्या होता है जी? एक ऐसा जनरेटर होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करंट पैदा होगा वो डायरेक्ट करंट होगा, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो जनरेटर होता है, मैंने उसका पूरा मैकेनिज्म बनाया था आपको सामने। और डायरेक्ट करंट में, सिर्फ डायरेक्ट करंट जनरेटर में हम सिर्फ एक काम करते हैं जी, कि हमारे पास जो स्लिप रिंग होती है उसकी जगह हम कम्यूटेटर्स रख देते हैं, और उससे जो है हमारे पास जो कॉइल है ना वो थोड़ी थोड़ी बाद जो पलटता रहता है, जिससे हमारा डायरेक्ट करंट बन जाता है। बहरहाल जनरेटर वाले टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो उस पर इतनी ज्यादा फोकस करने की, यानी उसकी जो डेरिवेशन है उसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने आज डिस्कस करना है, एंड दैट इज अवर लास्ट टॉपिक। ये चैप्टर का हमारे पास आखिरी टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर भी एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पर काम करती है। ठीक है जी। ये क्या है? ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे काम करती है, और इसका काम क्या है? ये वोल्टेज को चेंज करता है। वोल्टेज को, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करता है। यानी अगर आप इसको लो पोटेंशियल डिफरेंस देंगे ये उसको हाई कर देगा, अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे होंगे ये उसको लो कर देगा। यानी एक ऐसा करंट अगर आप इस ट्रांसफार्मर को दें जो लो वोल्टेज रखता है, तो ट्रांसफार्मर उसका वोल्टेज बढ़ा के उसका जो है वोल्टेज इंक्रीज कर देगा। या उल्टा भी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास एक हाई वोल्टेज करंट है तो ट्रांसफार्मर उसको लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट कर देगा। वोल्टेज चेंजिंग डिवाइस होती है ये कहाँ इस्तेमाल होती है? यूज इस पर बात करें इसके। ठीक है जी, मैंने इसका आपको बता दिया, इसका काम क्या है जी? ये वोल्ट को चेंज करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करती है। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा करंट दे रहे हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है जी 25 वोल्ट। आपने ट्रांसफार्मर यूज किया, ट्रांसफार्मर आपने यूज किया जी, तो क्या होगा जी? इस ट्रांसफार्मर से
मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा है, बल्कि लिख देते हैं, चलिए। ट्रांसफार्मर से जो हमारे पास करंट आएगा, उस आउटपुट करंट का पोटेंशियल जो है, अब दो किस्म के ट्रांसफर होते हैं, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन कहलाता है। तो अगर हम स्टेप अप यूज करेंगे तो ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, और स्टेप डाउन भी होता है जी, उसको हम कहते हैं कि जी वो ट्रांसफार्मर हमारे इस पोटेंशियल को और कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो दोनों मामले हो सकते हैं जी, वोल्टेज चेंज किया जा रहा है, वोल्टेज बढ़ाया भी जा सकता है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, तो दो टाइप्स होंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वोल्टेज ये होता है ट्रांसफार्मर, एक वोल्टेज चेंज करने वाली डिवाइस है जिसके जरिए हम एक इनपुट करंट लेते हैं जिसका एक वोल्टेज होगा। ट्रांसफार्मर उसके वोल्टेज को चेंज कर देगा, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। दो तरह के हमारे पास ट्रांसफार्मर्स होते हैं। पहले टाइप्स पर बात कर लेते हैं। टाइप्स, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दो किस्म के होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये हमारे वोल्टेज को इंक्रीज करता है, यानी एक लो वोल्टेज लेगा करंट और एक हाई वोल्टेज करंट बना देगा। यानी अगर आपने इसको एक लो वोल्टेज करंट दिया जी, फॉर एग्जांपल आपने 25 वोल्ट का इसको करंट प्रोवाइड किया, ये क्या करेगा जी, ये इसके वोल्टेज को इंक्रीज करके बढ़ा देगा जी, 250 वोल्ट कर दिया जी फॉर एग्जांपल। इसको हम कहते हैं इस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है जी, ये डिक्रीज करता है, ये हमारे जो इनपुट वोल्टेज होगा ये उसको डिक्रीज कर देगा। मिसाल के तौर पे आपने एक करंट प्रोवाइड किया जी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस था 250 वोल्ट, आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, कम होकर कुछ भी मिसाल ले लेते हैं 25 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ इंक्रीज हुआ है जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, यहाँ डिक्रीज हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक वोल्टेज चेंज करने वाली डिवाइस है जिसको हम एक स्पेसिफिक एक हम करंट देते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये ट्रांसफार्मर उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम या ज्यादा कर देगा, उसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। दो किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं, अगर आउटपुट वोल्टेज ज्यादा आ रहा होता है तो हम कहते हैं ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, आउटपुट वोल्टेज कम आ रहा होता है तो हम इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सबसे पहले इसके यूज की बात कर लेते हैं जी, कहाँ यूज होता है ये, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। यूजेस, इसकी यूजेस की बात करते हैं। ठीक है, हमने पिछले टॉपिक में जब हम जनरेटर को डिस्कस कर रहे थे हमने देखा था हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं, एक कहलाता है डीसी, एक कहलाता है एसी। दो तरह के करंट होते हैं। डीसी करंट क्या होता है जी, कि हमारे पास सपोज करें हमने एक कंडक्टर लिया और हमने उसको एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा जी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ऐसे करंट को जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हर वक्त इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। सर्किट के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हम क्या कहेंगे जी, इस सर्किट के अंदर डीसी करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है जी। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, कैसे हासिल करते हैं आप, सेल या बैटरी वगैरह से, सेल या बैटरी। अगर आप एक सर्किट के अंदर एक कंडक्टर के अंदर सेल लगाएं या बैटरी लगाएं तो ये सेल बैटरी इस सर्किट में डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगी, एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा जिस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं जी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। और एक होता है जी ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है जी, अगर आपने एक सर्किट लिया जी और आपने इसको एक ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट करा, शुरू में यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था, करंट ऐसे फ्लो हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद इसके टर्मिनल्स चेंज हो जाएंगे, टर्मिनल्स चेंज हो जाते हैं जी, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाता है। अब पॉजिटिव जो है वो राइट साइड पे आ गया है और अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी कि अब यहाँ पर इस तरफ हम देख रहे हैं कंडक्टर के तो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद टर्मिनल स्विच करते रहते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, जिससे करंट की डायरेक्शन बार बार पीरियोडिकली खास टाइम बाद तब्दील होती रहती है, कभी राइट लेफ्ट से राइट, कभी राइट से लेफ्ट, कभी लेफ्ट से राइट, कभी राइट से लेफ्ट। ऐसे करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका सोर्स क्या है जी, ये जो हमारे पास पावर सप्लाईज हैं जो हमारे घरों में आ रही है ना, जो हमें के इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर रहा है बिजली, ये हमें इलेक्ट्रिक, ये जो हमें इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक बिजली प्रोवाइड कर रहा है, हमारे घरों के जो स्विच में सॉकेट्स में मौजूद है, हमारी पावर लाइंस में जो मौजूद है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। पावर लाइंस में जो हमारे पास करंट आ रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। स्विच इसके टर्मिनल्स चेंज होते रहते हैं,
एक एक सेकंड में कई कई बार टर्मिनल्स चेंज होते हैं जी, जिससे डायरेक्शन चेंज होती रहती है। कभी जो है वो एक पॉइंट से निकल रहा होता है करंट, कभी दूसरे उसी पॉइंट पर करंट जो है वो वापस आ रहा होता है। ठीक, तो ये दो तरह के करंट्स होते हैं, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। हमने ये भी देखा था कि जो अगर हमारे पास जनरेटर है और वो डीसी करंट प्रोवाइड कर रहा होता है तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर, और अगर एसी करंट प्रोवाइड कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये दो करंट क्यों बनाए हैं भाई, दो करंट क्यों है? अगर हमने सेल बैटरी वाला करंट अच्छा है तो फिर हम पावर लाइंस वाला ये एसी करंट क्यों रखते हैं, इसको भी डीसी करें, क्यों टर्मिनल्स चेंज कर रहे हैं? या अगर ऑल्टरनेटिंग करंट अच्छा है तो भी डीसी करंट पे हम क्यों नहीं आते? देखिए इनके अलग अलग इस्तेमाल है। हमारे पास जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि पंखा हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इन सारी डिवाइसेस के लिए डायरेक्ट करंट बेहतरीन होता है। इट इज यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं, जैसे कि हमारे पंखे हो गए, बल्ब हो गए, मोबाइल्स हो गए, टीवी हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, दे विल ऑपरेट इन डायरेक्ट करंट। क्योंकि डायरेक्ट करंट की खूबी ये है, करंट कंसिस्टेंट होता है। करंट जो है वो कंसिस्टेंट होता है। अगर हम इसको ग्राफिकली बात करें तो हमारे पास है जी, सपोज करें ऐसा ग्राफ बनाऊं मैं, और इसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं, नीचे की तरफ हमारे पास जो है वो नेगेटिव करंट है, यानी नेगेटिव से मतलब डायरेक्शन चेंज। तो डायरेक्ट करंट इसी पॉजिटिव में रहेगा और ऐसे फिक्स में बह रहा होता है, एक फिक्स करंट ऐसे चल रहा होगा, यानी ये कंसिस्टेंट होता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना करें, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर रजिस्टर हमारा फिक्स हुआ हुआ होगा, तो फिर ये करंट जो है वो कांस्टेंट होगा। हाँ, अगर पोटेंशियल आपकी बैटरी स्लो हो गई है तो फिर वो एक और बात है, लेकिन अगर आप तरोताज़ा बैटरी लगाएं, 2 वोल्टेज की मिसाल के तौर पे या 6 वोल्टेज की बैटरी लगाएं, तो एक फिक्स करंट आ रहा होगा और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी, एक कंसिस्टेंट करंट आता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट जो है वो एक कंसिस्टेंट करंट होता है, यानी कि ये ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना ये इतना कोई फ्लक्चुएट कर रहा होता है, एक फिक्स करंट आ रहा होता है। और ऐसे ही करंट हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चाहिए होते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ना एक फिक्स करंट चाहिए होता है जी, वो एक फिक्स करंट एक तरफ से आता रहे, दूसरी तरफ से निकलता रहे, कोई वैल्यूएट फ्लक्चुएट ना करे। तो हमारे पंखे, लाइट बिल्कुल एक फिक्स तरीके से चल रहे होते हैं। आप देखें ना, बल्ब आपने ऑन कर दिया तो बस वो चलता ही रहता है। ये थोड़ी होता है कि कभी वो कम हो गया, कभी वो ज्यादा हो गया, कभी वो कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया। पंखों को देखें आप, पंखे जब हमारे चलते हैं तो वो पंखे कंसिस्टेंटली चल रहे होते हैं। ये नहीं है कि जी कभी पंखा स्लो हो रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, कभी तेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उन सबको डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पंखे को, बल्ब को, टीवी को, मोबाइल को, हम सबको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि एक फिक्स करंट इनको मिलता रहे, इसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, उसका पोटेंशियल भी चेंज ना, उसका जो है वैल्यू भी चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, और हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एक अच्छे तरीके से करंट लेते हैं। ठीक, अब ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट के अगर हम ग्राफ को देखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के हम ग्राफ को देखें तो ये पॉजिटिव करंट है, ये नेगेटिव करंट है, ये एकदम पीरियोडिकली चेंज होता है। यानी कि एकदम हमारे पास पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट इंक्रीज होता है, यानी कि इसको आप कह लो पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको आप कह लो नेगेटिव डायरेक्शन। तो पहले हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, फिर एक फिक्स वैल्यू तक चला जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव करंट हमारा कम होने लग जाता है, यानी इस डायरेक्शन वाला करंट कम होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, एक टाइम आएगा जीरो हो जाएगा, फिर टर्मिनल्स चेंज हो जाएंगे, और अब ये नेगेटिव करंट, यानी अब यहाँ से रिसीव होना उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। अब जो नेगेटिव करंट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर एक फिक्स वैल्यू तक पहुंचेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम। तो ऐसे वेव की तरह हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ बोलते हैं जी कि यहाँ आई हमारे पास है जी 10 एम्पेयर, तो पहले यहाँ से ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव, तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पहले 1 एम्पेयर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंचेगा। अब 10 से फिर कम होना शुरू हो जाएगा, 10, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जीरो हो जाएगा। फिर जैसे जीरो होगा तो अब टर्मिनल्स चेंज हो जाएंगे, अब ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और अब यहाँ से इस तरफ से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करंट इंप्रूव होना शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। तो यूं ये यानी वेव की तरह, हमने वेव तो पढ़ा हुआ है पिछले फर्स्ट ईयर के अंदर, वेव की तरह होता है, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे नहीं, यानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हुआ जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, फिर ये। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऐसे करंट तो हमारे अप्लायंसेस के लिए काफी अच्छे नहीं होंगे ना। अब अगर हम मिसाल इमेजिन करें, आप इमेजिन कर सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। आप इमेजिन करें अगर हम एक पंखे को ऑल्टरनेटिंग करंट दें, क्या होगा? जरा इमेजिन करके देखें, पंखा जो है वो पहले जो है वो आप यूँ समझ लो कि वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा तेज होगा, फिर एक फुल स्पीड में हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, फिर उल्टी डायरेक्शन में जो है वो घूमने लग जाएगा, स्लो स्लो होते होते एकदम तेज होगा, फिर वापस स्लो होने लग जाएगा, फिर वापस सीधी। अजीब हो जाएगा ना कहानी। अगर हम पंखे को ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो तो पंखा हमारा पहले सपोज करें ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज,
आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, फिर एक फुल मैक्सिमम स्पीड पे चला जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लग जाएगा, स्लो होने लग जाएगा, फिर थोड़ी देर में रुकेगा, फिर रुकने के बाद फिर वो इस डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम पे चला जाएगा। ऐसे होना चाहिए था, ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हमारे पंखे ऑल्टरनेटिंग करंट पे नहीं चल रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डायरेक्ट करंट पे चल रहा है। अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट पर अपनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चलाएं तो ये नजर आएगा हमें, तो पंखा पहले यूं घूम रहा है तेज, फिर स्लो, फिर उल्टी डायरेक्शन में स्लो, फिर तेज हुआ, फिर स्लो। अजीब कहानी हो जाएगी जी। पंखा तो हम समझ में ना आए पंखे हो क्या रहा है। बल्ब को जरा इमेजिन करें, बल्ब आहिस्ता आहिस्ता तेज हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गया, फिर एकदम तेज हो गया, फिर एकदम स्लो हो गया। वेव, जैसे हमारा दिल धड़कता है, दक 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 दक, ऐसे चलना शुरू हो जाएगा करंट। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम एसी करंट प्रोवाइड नहीं करते, हम ये प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं जी, डायरेक्ट करंट का फायदा क्या है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए डायरेक्ट करंट आइडियल होता है, कंसिस्टेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डायरेक्ट करंट पर ही चलाई जाती है। तो चले जी, अगर डायरेक्ट करंट इतना ही अच्छा है और डायरेक्ट करंट ही हमारे लिए बेहतरीन है, तो फिर के इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स में ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज करती है। वजह ये है कि ये जो डायरेक्ट करंट होता है इसका पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर आप इसके पोटेंशियल को कम करेंगे तो भैया आपका करंट पोटेंशियल चेंज नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट करंट का ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है 2 वोल्टेज है, 5 वोल्टेज, जो भी इसका पोटेंशियल है, ये कांस्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी। अब सपोज करें ये एक घर है जी, एक घर है जी, और इस घर को जितनी भी इसकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन सब के इस्तेमाल के लिए इसको सपोज करें जी करंट चाहिए 2000 एम्पियर, सपोज कर रहा हूँ। अब अगर अब जाहिर बात है सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए इसको चाहिए डायरेक्ट करंट, लेकिन अगर के इलेक्ट्रिक इतना डायरेक्ट करंट बनाकर, इतना डायरेक्ट करंट बनाए जी, आई इक्वल टू 2000 एम्पेयर डायरेक्ट करंट बनाए। अब इसको चेंज तो नहीं कर सकते हम, डायरेक्ट करंट जो ना वो फिक्स है, कंसिस्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, उसको आप कम बारी नहीं करेंगे, ये फिक्स है। तो अब इसको तो अगर आप नहीं चेंज कर सकते, तो अब के इलेक्ट्रिक इस 2000 एम्पेयर डायरेक्ट करंट को आपके घर पे जब प्रोवाइड करेगी, उसको बड़े मोटे वायर चाहिए होंगे, वो वायर बहुत गर्म होंगे, एनर्जी लॉस बहुत होगा, बड़े थिक वायर यूज होंगे, बड़े मसले मसाइल हैं इतना हैवी करंट एक जगह से घर तक प्रोवाइड करने के लिए, ये मसले आ जाएंगे। वायर बहुत ज्यादा यूज, मोटा वायर यूज करना पड़ जाएगा, फिर उस वायर के अंदर जितना ज्यादा मोटा वायर होगा, फिर उसके बाद वायर की लेंथ भी बढ़ रही है, थिकनेस, रेसिस्टेंस, काफी मसला आ जाएगा, कॉस्टली पड़ जाएगा के इलेक्ट्रिक को। अब के इलेक्ट्रिक क्या करता है, ये जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मर्स जो है हमारे, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ चेंज करते हैं एसी करंट के वोल्टेज को। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज होता है ना, ये उसको चेंज करते हैं, डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को चेंज नहीं किया जा सकता, वो कंसिस्टेंट है। ठीक, अगर आपने उसको कम भारी करना शुरू कर दिया तो फिर तो वो डायरेक्ट करंट नहीं रहा ना, फिर तो वो ऑल्टरनेट बन जाएगा। अब के इलेक्ट्रिक क्या करता है, के इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है जी ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट अब उसने प्रोड्यूस किया, सपोज करें जी 2000 एम्पेयर, उसका अपना एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, इसके हिसाब से लगा लो आप, फॉर एग्जाम्पल जी 500 वोल्टेज बन रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब ऑल्टरनेटिंग करंट पर ट्रांसफॉर्मर यूज किए जा सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट के ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट के टेम्परेचर को चेंज, वो वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। नाउ द के इलेक्ट्रिक यूज करेगा एक ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर यूज करेगा कौन सा वाला, स्टेप डाउन वाला, और इस पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया जाएगा। इस पोटेंशियल को डिक्रीज करके सपोज कर लें जी 50 वोल्ट कर दिया। अब 50 वोल्ट के हिसाब से करंट भी कम हो गया होगा, करंट आप लगा लें जी मिसाल के तौर पे 100 एम्पेयर हो गया होगा। अब ये छोटा सा करंट, एक छोटा सा पोटेंशियल है, इसको एक सिंपल से पतले से वायरों के जरिए भी ट्रांसफर किया जा सकता है घरों तक। ये है असल कहानी, अल्टरनेटिंग करंट न्यू के इलेक्ट्रिक अपने फायदे के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो के इलेक्ट्रिक ने अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया, जिसका एक अच्छा खासा करंट प्रोड्यूस किया, अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस था, बट ट्रांसफार्मर यूज करके उसने उसके पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया, करंट भी कम हो गया जी। अब वो इजीली जो है वो पतले वायरों के जरिए बगैर हीट लॉस के एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। अब यहाँ पर जब वो घरों में आते हैं तो घरों में यहाँ पर एक छोटा सा दूसरा ट्रांसफार्मर, जिसको आप पीएमटी वगैरह नहीं कहते, घरों के बाहर हमारी गलियों के बाहर पीएमटी लगी हुई होती है, वो होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर और कौन सा वाला है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको हटा दें। ट्रांसफार्मर अब क्या करेगा जी, ये 50 इंच, अब ये स्टेप अप है, ये बढ़ाएगा वोल्टेज, ये बढ़ा के हमारे वोल्टेज को कर देगा 220 वोल्ट। तो उस हिसाब से अब ये 220 वोल्ट का जो है ये हमारे घर में करंट आ जाएगा, हमारे घर में एसी करंट आ गया।
चलें जी, के इलेक्ट्रिक का तो फायदा हो गया। के इलेक्ट्रिक ने क्या करा, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया और आसानी के साथ आपके घर तक तो पहुंचा दिया। बट नाउ अभी एक बात मसला आ गया, हमारे घर के अंदर तो डायरेक्ट करंट चाहिए होता, हमारे पास तो आ रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमारी पावर लाइन्स में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है वो हम फिर हमारी जो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इन सब में रेक्टिफायर्स लगे हुए होते हैं, और वो रेक्टिफायर ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। बड़े छोटे से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती है हमारी, उनमें रेक्टिफायर लगे होते हैं, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या करते हैं जी, ऑल्टरनेटिंग करंट को लेते हैं जी और उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास सारा मसला हल हो गया कि इलेक्ट्रिक ने ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया, आसानी के साथ हमारे घर तक जो है उसने ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर दिया। फिर रेक्टिफायर से हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ने ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया। ये सारा निज़ाम है। तो इन ट्रांसफॉर्मर्स का यहाँ फायदा आ रहा है ना, ये इजीली करंट को कैरी करा देती है एक जगह से दूसरी जगह। पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिया जाता है, करंट कम हो जाता है, फिर आसानी से ले जाया जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास आपके पास आपको मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने जी एक जगह से दूसरी जगह, आपको एक बंदे को 1 करोड़ रुपए देने। अब डायरेक्ट करंट का मतलब है जी 1 करोड़ 1 1 रुपए के सिक्के हैं जी, कितना मुश्किल हो जाएगा उसको लेकर जाना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हो गया, आपके पास 1 1 रुपए के जो सिक्के थे 1 करोड़ के, आपने क्या किया, उनको एक्सचेंज कर लिया जी बड़े से नोट के अंदर, चेक वैक बना लिया जी, एक बड़ा सा नोट है, एक सिंगल सा नोट है क्या जी, वो आपके लिए कैरी करना आसान है, आप कैरी तक करते ही लेके आ गए, यहाँ आके आपने दोबारा उसको खुला करा दिया। ऐसे हो रहा है ये काम, ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे यूज किए जा रहे हैं। तो ये इसका यूज हो गया, ट्रांसफॉर्मर बता दिया मैंने आपको, इसकी टाइप बता दी, इसकी यूजेज बता दी। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग की तरफ, ये किन प्रिंसिपल पर काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है जी, तब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल पर बात करें ना, तो ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा है जी, म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला है ना, वो उस प्रिंसिपल पर काम करता है। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करूं, म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है, ये आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है, इसको आप ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो, सपोज करो इट इज प्राइमरी कॉइल। और यहाँ इसके बिल्कुल क्लोज आपके पास एक और कॉइल रखा हुआ है जी, जिसको आप कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है। अब डायरेक्ट करंट दोगे अगर आप इसको, ऑल्टरनेटिंग की बजाय डायरेक्ट करंट दोगे तो डायरेक्ट करंट तो चेंज ही नहीं होता, तो वो फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट करंट नहीं देंगे, हम ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे। अब ऑल्टरनेटिंग करंट हमें पता है जी फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज होगा। अब इस प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे सेकेंडरी कॉइल से भी घूम रही होगी, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकेंडरी कॉइल में भी आ रही होगी। अगर फिक्स करंट घूम रहा है जी, प्राइमरी कॉइल में करंट फिक्स है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स होगी, सेकेंडरी में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट दें तो अब ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है, मैंने आपको कल बताया, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से ये जो फ्लक्स है ये चेंज करेगा, फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। अब जाहिर बात है प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ है तो फिर सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वही सेकेंडरी कॉइल में आई हुई है। अब सेकेंडरी कॉइल में जब फ्लक्स चेंज होगा तो अब सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक करंट और एक ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। ये होता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेनन, और ये यूज हो रहा है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ठीक, तो आज हम यहाँ तक बात करते हैं जी, उसके बाद ट्रांसफार्मर का तो अभी काफी बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, लेकिन हमारे पास टाइम जो है वो तकरीबन 2 मिनट रहेगा, तो उस पर हम फिर फर्दर डिटेल कल बात करेंगे।